वेलकम टू भाई की पढ़ाई 11 12 IIT सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो भाई लोग क्या हाल चाल है। तुम्हारा तो नहीं पता, पर मेरी एक और नई पड़ोसन बड़ी बवाल है। तो भाई और कितनी कट्टो पड़ोसन हो रहा है। तो तुम लोगों के लॉकडाउन का आनंद को भंग करने लाए हैं हम एक मूवी जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनीस जंग। क्या तुम्हें ये चैप्टर कर रहा है तंग? तो पढ़ो इसको मेरे संग। पर तुम लोग चिंता मत करो, लॉकडाउन 4 मई को जरूर खुलेगा और तुम लोग लॉकडाउन मेरे स्टाइल में बनाना। भाई आपका स्टाइल क्या है, हमें भी बताइए। हाँ तो मित्रों, 4 मई को ठीक 4 बजे 4 मिनट पे अपने बालकोनी में आकर के 4 बोतल रोज का, काम मेरा रोज का, ना कोई मुझे टोके, ये गा करके 4 पैग लगा करके लॉकडाउन को खत्म कर देना। चीयर्स। हाँ एक बात और, मैंने इसमें ऑथर बहुत सुंदर बना दी है, पर तुम लोग एक बार रियलिटी को गूगल पे सर्च करके देख लेना। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। तो मजाक एक साइड में, चलो हम लोग पढ़ने चलते हैं। तो चैप्टर का टाइटल है द लॉस्ट स्प्रिंग। हिंदी में बोले तो बसंत ऋतु खो गई है, पर यहाँ पे स्प्रिंग इज रिफर्ड टू चाइल्डहुड। यहाँ पे ऑथर स्प्रिंग को चाइल्डहुड से रिफर कर रही है, मतलब यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब चाइल्डहुड है। तो इस चैप्टर में चाइल्डहुड खो गया उन सभी बच्चों का जो कि पुअर है, पॉवर्टी से ग्रसित है और चाइल्ड लेबर के शिकार है। चाइल्डहुड एक पर्सन की पूरे लाइफ स्पैन में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल टाइम होता है। उस टाइम से भी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है जब शादियों में हम लोग लड़कियों से जानबूझ करके टकरा जाते हैं। मुझे तो आज तक याद है, मैंने भी ऐसा किया था। तो उसके सैंडलों के निशान आज तक मेरे पिछवाड़े तक है। उफ, सोच के ही डर लगता है। तो ये चैप्टर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज। इसमें कैरेक्टर है साहिब ए आलम। साइंस के स्टूडेंट को बता दूं, ये एलम वाला नहीं है, आलम है। ये फिट करने जिसका फॉर्मूला होता है KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। और सेकंड पार्ट में है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। इसका कैरेक्टर है मुकेश, जो कि बेंगल मेकर के सन है। तो कहानी स्टार्टिंग होती है साहिब आलम और उसकी फैमिली से, जो कि काफी टाइम पहले अपना घर छोड़ दिया था। उनका घर हरे भरे खेतों के बीच में था, जहाँ पे वो खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे और सुबह सुबह लोटा लेकर के जाया करते थे। उनके घर ढाका बांग्लादेश में थे। पर एक दिन तूफान आ गया, जोरों से बारिश होने लगी। उस आंधी तूफान के कारण उनके खेत खराब हो गए, घरें टूट गई, घर और खेत पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गए। तो उन्हें बड़े बड़े शहरों में जाके सेटल होना पड़ा। वह दिल्ली के सीमापुरी में जाके रहने लगे और रैक पिकिंग का काम करने लगे। और वह लोग अपने घर को पूरी तरह से भूल चुके थे। भाई लोग, यहाँ तो उन्होंने घर ही भूल लिया, यहाँ तो हम लोग होटल का एक दिन पुराना खाना भी नहीं भूल पाते, ये तो अपना घर ही भूल गए। तो जब ऑथर साहिब से मिलती है तब वह देखती है कि साहिब कूड़ा में से कुछ ढूंढ रहा होता है। तो साहिब से ऑथर क्वेश्चन करती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो साहिब रिप्लाई करता है, मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। तभी ऑथर बोलती है, तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? और ये कह करके ऑथर सोचती है कि मैंने इसको हॉलो एडवाइस दी है, ये पॉसिबल ही नहीं है। उनको रियलाइज होता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, ये तो रैक पिकर है, कूड़ा उठाने वाला। इसके बस ही में नहीं है स्कूल जाना, ये कहाँ से स्कूल जाएगा? भाई लोग, हॉलो एडवाइस से मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। तो मैं एक स्टोरी से उनकी स्टोरी बताऊंगा। भाई लोग, ये तुम्हारे भाई का रिक्रिएटेड सॉन्ग है, जरा कमेंट करके बताना कैसा लगा।
जब भी मेरी मम्मी गंदे बर्तन देखे बोले जरा धोले धोले। और जब भी मेरी मम्मी गंदे बर्तन देखे मुझे बोले बोले जरा धोले धोले। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? साहब ने कहा कि देयर इज नो स्कूल इन नेबरहुड। उसके नेबरहुड में आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। जब वह स्कूल बन जाएगा तो वहाँ वो जरूर जाएगा। तभी ऑथर मजाक में कह देती है, अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर दी तो तुम क्या वहां जाओगे? साहिब हंसते हुए कहता है, जरूर, ऑफ कोर्स मैं जरूर जाऊंगा। साहिब कुछ ही दिन बाद ऑथर के पास दौड़ दौड़ के आता है और पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? तो ऑथर मनी मन सोचती है, अबे लौंडे, ये चावल का कौर है या तेरी ससुर की दुकान है? एक स्कूल को बनने में समय लगता है। तभी ऑथर प्यार से साहिब को रिप्लाई करती है, बेटा इट इज़ लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। एक स्कूल को बनने में देरी लगती है। तो ऑथर को यह बोलते हुए बहुत शर्म आती है कि उसने उससे झूठा प्रॉमिस कर लिया है जो उससे कभी नहीं निभा सकती है, और वह एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। फिर वह सोचती है कि वर्ल्ड में तो कितने ही और लोग होंगे जो ऐसे लोगों के साथ, जो कि पॉवर्टी से ग्रसित है, जो पुअर है, उनके साथ बड़े बड़े वादे करते होंगे। पर मैंने तो छोटा ही सा वादा किया है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वर्ल्ड में तो कितने ही लोगों ने इनसे वादा किया और वो निभाते भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ भाइयों, कैसी पोएट है। आम क्या खाती है जी? मरा हुआ तिलचट्टा खाती है, जरा हुआ सुअर। कितनी बुरी है। एक बात है भाई लोग, लॉकडाउन में बड़ों बड़ों के छक्के छूट चुके हैं। जो विराट कोहली चौका मारता था आज वही घर में बैठ के चौका मार रहा है। फिर ऑथर साहिब से उसका नाम पूछती है। साहिब रिप्लाई करता है, साहिब ए आलम। फिर से मैं बता दूं, यह आलम एलम वाला नहीं है जिसका फिटकरी हम लोग कॉमन नेम बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। इसी बात पे मुझे अपनी लैब वर्क की याद आ रही है। जब मैं स्कूल में था तो लैब एक्सपेरिमेंट कर रहा था केमिस्ट्री लैब में। तभी HCl ख़त्म हो चुका था, तो बगल में बायो लैब था। मैं सोचा कि बायो लैब में HCl होगा, तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ कंटेनर पे कोई भी नाम नहीं था, तो हम HCl कलर से पहचाने थे जो कि येलो था। पर मुझे क्या पता था वो यूरिन निकलेगा। भाई साहब, आज तक शरीर के कुछ अंगों से वो गंध आती है। हाँ, तो ऑथर जब उससे नाम पूछती है तो वह रिप्लाई करता है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो ऑथर सोचती है मन ही मन कि मैंने इसका नाम का मतलब इसे बता दिया, तो इसे तो विश्वास ही नहीं होगा मेरे बातों पे। तो यहाँ पे ऑथर आयरनी यूज कर रही है। जरा यहाँ नोट करना, ये इम्पोर्टेंट है। ऑथर बताती है कि साहब स्ट्रीट्स पर अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ लुच्चो लफंगों की तरह घूमता रहता है। तो ऑथर उन्हें आर्मी ऑफ बेयरफुट कहती है, जो कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, जो सुबह सुबह दिखते हैं पर दिन में गधी की सींगों की तरह डिसअपियर हो जाते हैं। वो लोग सुबह सुबह दिखते हैं पर शाम और दोपहर में वो लोग नहीं दिखते हैं। ऑथर यह भी बताती है कि वह कुछ दिनों से उन्हें बहुत अच्छे से पहचानने भी लग गई थी। एक बार ऑथर इनमें से एक बच्चे से पूछती है कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? तो वह उन्हें देख करके रिप्लाइड करता है कि उसकी मम्मी ने उसे चप्पलें सेल्फ से उतार करके नहीं दी है। तो उसी समय दूसरा लड़का कहता है कि अगर इसकी मम्मी ने इसको फुटवियर्स दे भी दिए सेल्फ से उतार करके तो वो उन्हें फेंक देगा। भाई लोग, ऐसी बात नहीं है, सबकी मम्मी बहुत अच्छी होती है। मेरी मम्मी का एग्जांपल ले लो। एवेंजर्स का मैंने कार्ड मंगवाया था और पोकेमोन का कैसेट्स मंगवाए थे, पर मेरी मम्मी ने DC पांडे ला के दे दिया, देखो। पर कोई बात नहीं, मैं इससे तुम्हें लोग को पढ़ा दूंगा। और जो बच्चा यह कहता है कि इसकी मम्मी इसे चप्पलें दे भी दे तो ये उन्हें फेंक देगा, तो उसने चप्पलें पहनी थी पर दोनों जूते अलग अलग थी। एक पैर में अलग जूता, दूसरा पैर में दूसरा जूता। तो ऑथर इस बारे में पूछती है तो वह कुछ नहीं रिप्लाई करता है।
तभी एक तीसरा बच्चा बोलता है, मुझे भी शूज चाहिए। तो उसने अपने लाइफ स्पैन में, पूरे लाइफ टाइम में कभी भी शूज़ नहीं पहने थे। फिर ऑथर कहती है कि उन्होंने काफ़ी शहरों में इस तरह के बच्चे को देखा है जो कि फुटवियर्स नहीं पहनते, और जब वह उनसे यह पूछती है कि उन्होंने फुटवियर्स क्यों नहीं पहना, तो सभी का एक कॉमन एक्सप्लेनेशन और आंसर मिलता है कि पैसों की कमी से ज़्यादा उनका ये ट्रेडिशन है गरीब रहने का। और भाई लोग यहाँ तो देख लो, शहरों में यहाँ तो ट्रेडिशन है दारू पार्टी, ब्रेकअप पार्टी, किट्टी पार्टी, बैचलर्स पार्टी। यहाँ पे तो ऐसे पार्टियों का ट्रेडिशन है। तो इसी बात पे मुझे एक शायरी याद आ रही है। तो अर्ज किया है, वाह 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 वाह, तो अर्ज किया है ये जो लड़कियों के बाल होते, वाह सर जी वाह, तो ये जो लड़कियों के बाल होते लड़कों को फंसाने के चाल होते, वाह सर जी वाह, क्या शायरी है। तो ये जो लड़कियों के बाल होते हैं लड़कों को फंसाने के चाल होते, खून चूस लेती है लड़कों का सारा, तभी तो इनके होठ लाल होते हैं, वाह। हाँ, तो स्टोरी पे आते हैं। तभी ऑथर बोलती है कि मुझे एक ऐसी स्टोरी की याद आ रही है जिन्होंने, एक आदमी से मैंने सुना था ये स्टोरी, जो कि उदीपी में रहता था। तो उदीपी में रहने वाले आदमी ने ऑथर को एक स्टोरी बताई थी। जब वह छोटा था तो वह पुराने मंदिर के पास वाले स्कूल में जाया करता था। उनके फादर पुजारी थे, तो वह हमेशा मंदिर के पास प्रेयर करने आता था। क्योंकि उसके पास शूज नहीं थे, उसके पास कोई भी जूते नहीं थे, पर वह आदमी तब छोटा था। तभी ऑथर बताती है कि 30 साल बाद वो वहां पे फिर जाती है और उस टेम्पल में जाके देखती है कि एक नया पुजारी आया हुआ है, और उसका बेटा भाग करके उसके पास आता है और बैग को अपने ससुराल की संपत्ति समझ करके फेंक के चला जाता है। और उसने यूनिफॉर्म पहने हुए है और जूते भी पहने हुए हैं। तो वह सोचती है कि शायद उस आदमी की प्रेयर फुलफिल हो गई है, क्योंकि भगवान ने जो नए पुजारी है उसके बच्चे को शूज पहना दिए। पर साहेब जैसे रैग पिकर्स आज भी शूलेस घूमते हैं। तो मैं बता दूं, मेरे जितने भी कुंवारे भाई बहन है, लॉकडाउन में शादी कर लो, कोई धोखा नहीं मिलेगा। ब्यूटी पार्लर अभी बंद है। तो साहिब के साथ ऑथर कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चलता सीमापुरी के बाद, जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है। तो ऑथर सीमापुरी के बारे में हमें बताती है कि वह दिल्ली के कितने भी पास क्यों ना हो, पर वह असल में दिल्ली से बहुत दूर है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे ऑथर दिल्ली और सीमापुरी को टेक्निकली वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, लिविंग स्टैंडर्ड से कंपैरिजन कर रही है कि वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड और दिल्ली के लिविंग स्टैंडर्ड्स में बहुत डिफरेंस है, और वह दिल्ली के लिविंग स्टैंडर्ड से बहुत दूर है। विकास वहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है, और वहाँ के लोग क्वार्टर्स में रहते हैं जो इलीगल सेटल्ड है, और वो लोग बांग्लादेश से 1971 में आए थे सीमापुरी रहने। ऑथर हमें सीमापुरी के बारे में बताती है कि वह एक बैरन लैंड है जहाँ उन्होंने, मतलब रैक पिकर्स ने, टिन, मड, प्लास्टिक के घर बना लिए टारपोलिन से ढक करके, और उनकी लोकेलिटी में सीवेज भी नहीं है, ना ही वाटर सप्लाई है। वो बोलती है कि अराउंड 10,000 रैक पिकर्स वहाँ पे रहते हैं, 30 साल से भी ज़्यादा वहाँ पे रह रहे हैं बिना कोई आइडेंटिटी के। उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है जैसे कि आधार कार्ड, पर उनके पास एक चीज़ ज़रूर है जो कि है राशन कार्ड, जिन्होंने वहाँ के रहने वाले नेताओं ने उन्हें दिया है कि उन्हें वोट्स दे सके और हो सके तो उन्हें राशन मिल सके। भाई लोग, ये नेता सब 2 कौड़ी के थे, 2 कौड़ी के हैं और 2 कौड़ी के रहेंगे। भाई मोदी के बारे में क्या कहना है? अरे मोदी जी तो बहुत अच्छे, वो बाकी नेताओं की तरह नहीं है, वो तो बहुत महान इंसान है। और भाई केजरीवाल के बारे में क्या कहना है? अरे केजरीवाल के लिए तो गाना है, ही हंस देनी रिंकिया के पापा, खींच के तमाचा केजरीवाल को मारा,
अरे नहीं, केजरीवाल भी बहुत अच्छे हैं। अब तुम लोग कमेंट बॉक्स में नहीं करने लग जाना बीजेपी पॉलिटिक्स और ये सब। कमेंट बॉक्स में तुम लोग अच्छी अच्छी बातें पूछो तो मैं रिप्लाई भी करूँ। जैसे कि भाई मैथ फिजिक्स के कुछ सवाल बता दे, भाई साइंस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर कोई रियल लाइफ फेनोमेना पे बेस, जैसे कि रेनबो का एक्चुअल शेप क्या है भाई, ये सब तुम लोग पूछो तो कमेंट में ऐसे मैं बता दूँ। रेनबो का एक्चुअल शेप ना कि हाइपरबोला है, ना कि पाराबोला है, ना कि सेमी सर्कल है। रेनबो का एक्चुअल शेप है सर्कल। तुम लोग हैरान हो गए होंगे, तो तुम लोग इसको गूगल पे सर्च मार के जरूर देखना। तो इसी बात पे मुझे याद आता है, एक बच्चे ने तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया था, मुझे तो एक याद है, एक बच्चे ने ये भी लिख दिया था कि अगर तुम लोग बाथरूम करते हो और पॉटी करते हो तो लाइक करो। मैं तो बहुत डर गया, मुझे भी लाइक करना पड़ गया था उस पे। बताओ कैसे कैसे बच्चे रहते हैं कमेंट बॉक्स पे। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, वो नेताओं सब जो उन्हें राशन कार्ड प्रोवाइड करवाए थे क्योंकि वो वोट दे सके। फिर ऑथर एक वुमेन से मिलती है और उससे पूछती है, जिन्होंने फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी, कि तुमने अपने घर बार खेत क्यों छोड़ दिए। फिर वुमेन कहती है कि दिन के ख़त्म होने पर या अपने परिवार का हम पेट पाल लेते हैं, पर वहाँ पे खेतों में हमें अन्न का एक दाना भी नहीं मिल पाता था, इसलिए हम इंडिया आए हैं। इसलिए हम यहाँ पे आके रैक पिकिंग करते हैं और उनके लिए ये एक कला की समान है, आर्ट जैसी है, और गार्बेज उनके लिए गोल्ड के जैसा है, क्योंकि उन लोगों के लिए सरवाइव करना ही बहुत मुश्किल काम है। पर साहेब ऑथर से कहता है कि उसे कभी कभी गार्बेज में 1 रुपये या 10 रुपये मिल जाते हैं, तो इस कारण वह अपने आप को रोक नहीं पाता है और कूड़ा ढूंढने से कि शायद और कुछ रुपए मिल जाए उसे कूड़े के ढेर में। तो देखो, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछता है। तो पेरेंट्स के लिए तो गार्बेज हुआ मीन ऑफ सर्वाइवल है, पर उनके बच्चों के लिए और साहिब आलम के लिए वो एक वंडर है और सोर्स ऑफ लिविंग से ज़्यादा एक एडवेंचरस गेम की तरह है। और भाई लोग, तुम लोग अपने पत्नी, माता और बहनों से रात में नहीं लड़ना, ना ही कोई मुंह लगाना, क्योंकि रात में असुरी शक्ति शक्तिशाली हो जाती है। वाह भाई वाह, बात तो एकदम तुमने सही कही है। तो ऑथर हमें फिर से बताती है कि एक विंटर मॉर्निंग वह साहब को देखती है अपने पास वाले नेबरहुड के टेनिस कोर्ट में। वह टेनिस कोर्ट के फेंस के गेट पर खड़ा होता है और 2 लोगों को देखता है। मुझे तो लगता है वो उन लड़कियों को निहार रहा होगा जो टेनिस खेल रही है। और वह कहता है ऑथर से कि उसे वह गेम बहुत पसंद है, और जब गेम खत्म होता है तो गेट कीपर हर रोज उसे अंदर जाने देता है और रैकेट को स्विंग करने देता है, मतलब उसको रैकेट से खेलने थोड़ा बहुत देता है। साहब ने टेनिस शूज पहने हुए थे तो ऑथर शॉक्ड रह जाती है। तो ऑथर पूछती है कि तुम्हें ये शूज कहाँ से मिले। तो साहब रिप्लाइड करता है, समवन गेव टू मी, किसी ने मुझे दे दिया। तो ऑथर सोचती है कि यह किसी अमीर लड़के के जूते होंगे, तो उन्हें उस अमीर लड़के ने इसे फेंक दिया होगा क्योंकि इसमें एक छोटा सा होल है। पर वह सोचती है, जिस बच्चे ने अपने पूरे जिंदगी में जूते नहीं पहने हैं, तो वह उसके लिए तो सपना पूरे होने जैसा होगा। पर यह एक गेम जो ये देख रहा है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। इसका ये ड्रीम कभी नहीं पूरा हो सकता है, ये गेम खेलने का। तो ऑथर साहब से बहुत दिनों बाद मिलती है। तो साहब मिल्क वाला के पास रहता है, उसने एक स्टील का कनिस्टर लिया रहता है। तो साहब बताता है कि वो टी स्टॉल में काम करने लग गया और उसे 800 रुपये सैलरी भी मिलती है। और एक या मैं हूँ जिसे 10 रुपये भी सैलरी नहीं मिलती, नहीं पॉकेट मनी। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना आपके साथ। अरे तुम लोगों ने इतना ही बोल दिया तो मेरे लिए बहुत है। बस मैं तुम लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहूं। तो ऑथर पूछती है साहब से, क्या उसे ये जॉब पसंद है। तो ऑथर इसलिए कह रही है, यहाँ पे फ्रीडम का कंपैरिजन करना चाहती है ऑथर, कि जब साहिब रैक पिकिंग करता था तो वो उसके लिए एडवेंचरस था, वो फ्रीडम था,
वो अपनी मनचाही काम कर सकता था, जहाँ चाहे वो जा सकता था। पर अब उस रिस्ट्रिक्शन लग गई है। अब उसको अपने मालिक के ऑर्डर मानने पड़ेंगे। तो सेकंड पार्ट बेस्ड है मुकेश की स्टोरी पे, जो कि एक बैंगल मेकर का बेटा है। मुकेश खुद का मास्टर बनना चाहता है। वह किसी के भी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करना चाहता है। मुकेश छोटे मोटे ड्रीम को फॉलो नहीं करना चाहता है, वो तो कुछ बड़ा करना चाहता है। ये तो बंदा अपने कैटेगरी का निकला, एकदम सुतली बम टाइप, छोटा बम बड़ा धमाल। तो मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और जब ऑथर उससे पूछती है कि तुमने कार्स के बारे में कुछ पता है, तब मुकेश बोलता है कि मैं उनके बारे में पता कर लूंगा और कार्स को चलाना सीख लूंगा। और यह कह करके मुकेश ऑथर की आंखों में देखता है। वह ऑथर की आंखों में घुरेर करके देखता है। इसका मतलब होता है वो एक टक से डिटरमाइंड वे में देखता है। वो काफी डिटरमाइंड होता है। तो ऑथर यहाँ पे एक लाइन बोलती है, जो मुकेश का जो ड्रीम है, looms like a mirage amidst of dust of streets that fill his town फिरोजाबाद famous for its bangle। तो उसका जो ड्रीम है, looms like, looms का मतलब होता है अपीयर होना, एक मिराज की तरह दिखता है, अपीयर होता है। तो यहाँ पे मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, तो मैं अपने साइंस और फिजिक्स के बच्चों को बताना चाहता हूँ कि मिराज कैसे बनता है। तुम लोगों को ऑप्टिक्स चैप्टर में ये मुझे पढ़ाना ही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। तो रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है, तो रेत गर्म हो जाती है, जिसके कारण वो रेयर मीडियम में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हवा ठंडी हो जाती है, तो वो जगह डेंसर हो जाती है, और रेत होती है वो रेयरर मीडियम होती है। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होगा किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, और डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो इसी बात पे लाइट्स थोड़ी थोड़ी बेंड होने लगती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, जैसे कि ये ग्राफ में डायग्राम में मैंने बताया है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उस रे का एंगल, जो रिफ्लेक्ट एंगल है, वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन मतलब TIR के बराबर हो जाता है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होता है, जिसके कारण रे जो होती है, रिफ्रैक्टेड रे बाउंस ऑफ कर जाती है, और जो ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज हमें मिलता है वो अपीयर्स टू मीट होता है उस एक्चुअल पोजीशन से, जो काफ़ी दूर पे होती है। तो उसी फेनोमेना को हम लोग आम जिंदगी में मिराज कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल डिजर्ट में मिलता है, जैसे कि कोई वाटर सोर्स आपको थोड़ी दूर पे हो। हाँ, तो मुकेश का ड्रीम भी कुछ इसी तरह मिराज की तरह है। और डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स का मतलब है जो उसके चारों तरफ सराउंडिंग में जो डस्ट पार्टिकल है। फिरोजाबाद शहर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। वहाँ बहुत पॉल्यूशन है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बैंगल्स मेकर है उन्हें उस पॉल्यूशन को फेस करना पड़ता है। वहाँ की जितने भी फैमिली है सब बैंगल मेकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व्ड है, और दिन भर बैंगल मेकिंग में इंगेज्ड रहते हैं। फिरोजाबाद को कंट्री ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है। आई मीन यहाँ पे सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। वह सेंटर है इंडिया के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, क्योंकि जितने भी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है वहीं पे है, जहाँ पे सारी जितनी भी सारी फैमिली है सब चूड़ियाँ बनाने में इंगेज्ड रहती है। बड़े बड़े फर्नेस के सामने वह वेल्डिंग करते हैं, ग्लासेस को वेल्ड करके जोड़ते हैं और फिर चूड़ियाँ बनाते हैं। और मुकेश की फैमिली भी इसी सबों में इन्वॉल्व्ड है, और इन फैमिली को पता भी नहीं है कि ये सब इलीगल है। छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना एक हाई टेम्परेचर रूम में फर्नेस के सामने, ये सब बिल्कुल इलीगल है। वहाँ पे छोटे छोटे कमरों में लोग काम करते मोमबत्तियों के सामने या ढिबरियों के सामने।
उस कमरे में लाइट की फैसिलिटी भी नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, हवा का कोई बहाव नहीं है, कोई हवा नहीं है। और ऑथर कहती है कि ये सब कुल 20,000 बच्चे हो सकते हैं। अगर यहाँ पे कानून लागू हो जाए चाइल्ड लेबर एक्ट का, तो ये 20,000 बच्चों की जिंदगी बच सकती है। पर अगर लॉ इन्फोर्स लागू होगा तब ना, इन्फोर्स्ड होगा तब ना। ये सब बच्चे अंधेरे में 24 घंटे काम करते रहते, और और इतनी सी छोटी सी एज में अपने आईसाइट खो देते हैं। क्योंकि जब चूड़ियाँ बनती है तब ग्लास के कुछ पीसेस उड़ते हैं और वो आँख में जाके खराबी करते हैं और आँख को खराब कर देते हैं। तो फिर मुकेश ऑथर को अपने घर ले जाता है और प्राउडली कहता है कि उसका घर रिबिल्ड हो रहा है, उसका घर फिर से बन रहा है। तो ऑथर उस रास्ते से जा रही है, तब वह बताती है उस रास्ते में काफ़ी सिंकी प्लेसेस है, मतलब काफ़ी स्मेली सड़कें, उन सड़कों से काफ़ी बदबू आ रही है। वो सड़क का पूरी तरह से चारों तरफ से गार्बेज से भरी पड़ी है, क्योंकि वो एरिया स्लम का था। और उस एरिया में जितने भी घर थे सबकी क्रम्बलिंग वॉल थे, मतलब उनकी छतें, उनकी दीवारें, जितने भी घर के दीवार है वो सब टूटी हुई थी। उनके डोर्स वॉबली थे, मतलब उनके डोर अच्छे से फिट नहीं थे, वो काफ़ी हिलते थे। उनके घरों में विंडोज़ भी नहीं थी और एक घर में बहुत सारे लोग थे। ऑथर यह भी बोलती है कि वो एरिया बहुत ज़्यादा क्राउडेड, वो एरिया लोगों से, एनिमल से बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो ऑथर सोचती है कि जैसे हम लोग प्रिमिटिव एजेस में रहते थे आदिवासी के ज़माने में, वहाँ पे हम लोग फिर से वो ज़माना आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जानवर और इंसान साथ साथ रह रहे। भाई लोग अभी भी देख लो, लॉकडाउन का यही हाल है, जानवर बाहर निकल गए और इंसान तो अंदर ही है। तो मुकेश आगे आगे जा करके आयरन डोर को अपने पैर से मार करके रोल लेता है और दरवाजे को खोल देता है एकदम हीरो के स्टाइल में। और फिर मुकेश और ऑथर साथ ही साथ उस छोटी सी झोपड़ी में घुसते हैं। तो वह घर डेड ग्रास से वे फिक्स्ड वुड मटेरियल से बना हुआ था। तभी ऑथर देखती है कि बर्तन में स्पेनिश के लीव्स पक रहे हैं, पालक के साग पक रहे हैं, एल्युमिनियम के प्लेट पे चॉप्ड वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। और इसी के बगल में एक फ्रेल यंग वुमेन है जो कि बैठी हुई है और खाना बना रही है पूरी फैमिली के लिए। उस लड़की के आंखों में पूरी तरह के से स्मोक घुस चुके थे और उसकी आंख लाल हो चुकी थी, क्योंकि वो स्टोव फायरवुड का था जिससे काफ़ी धुआं निकल रहा था, उसकी आंखों में जाके चुभ रहा था, जिसके कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। स्टोव में जो लकड़ी यूज़ हो रही थी उसके कारण उसके आंखों में आंसू आने लग गए थे, तब भी वह स्माइल करती है। ऑथर बताती है जो लड़की है जो खाना पका रही है वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। उसकी एज ज़्यादा नहीं है और उसे इस एज में भी एक बहू का टाइटल मिल चुका है और वह पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है, मुकेश की, उसके बड़े भाई की, मुकेश के फादर की। फिर ऑथर बोलती है कि जब मुकेश के पिता आते हैं तो ब्रोकन वॉल के पीछे चली जाती है वो लड़की और घूंघट कर लेती है, क्योंकि वहाँ पे डॉटर इन लॉ का कोई बड़े बुजुर्ग के सामने आना अलाउड नहीं था बिना घूंघट किए हुए। ये वहाँ की प्रथा थी। और ऑथर बताती है कि जो मुकेश का बाप है वो एक बैंगल मेकर है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। वो तो पहले टेलरिंग का काम करते थे पर वो अब बैंगल मेकिंग में आ गए हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी उसके बाप ने अपने घर को रिनोवेट आज तक नहीं किया और न ही अपने बचपन सबको, मतलब अपने बच्चे सबको स्कूल भेज सके।
और अपने बचपन सबको स्कूल भी नहीं भेज सके आज तक। उनके बच्चे आज तक स्कूल भी नहीं जा सके। तब भी उसका बाप अपने बेटे सबको चूड़ियाँ बनाने के लिए भेजता है और सिखा रहा है कि चूड़ियाँ कैसे बनती है। मुकेश की दादी बोलती है कि हमारे एंसेस्टर जो थे वो ये प्रथा चली आ रही है एंसेस्टर सबसे, उसको हम कैसे त्याग सकते हैं। प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये प्रथा तो हमारे पुरखों से चली आ रही है, इसलिए पूरा खानदान चूड़ियाँ बनाएगा। इसका चेन हम लोग टूटने नहीं देंगे। उसकी दादी ने काफी बलिदान दिए है। उसकी दादी ने अपने पति के भी आंखों को झोंक दिया आग में। उनके पति के भी आंखों का वही हाल हुआ जो बाकी सबका होता था। वह भी अंधे हो चुके हैं। जब जब ग्लास को पॉलिश किया जाता तब उससे ग्लास के डस्ट पार्टिकल्स उड़ते और वह आंखों में जाकर के चुभ जाते हैं, जिनके कारण जितने भी चूड़ियाँ बनाने वाले हैं बैंगल्स मेकर, उन सभी की आईसाइट एक ना दिन एक चली जाती है। उसकी दादी बोलती है जो भी बैंगल्स मेकिंग के कास्ट में पैदा होता है वह बचपन से लेकर मरण तक चूड़ी ही चूड़ी देखता है। घर में चूड़ी, मोहल्ले में चूड़ी, सोते समय चूड़ी, खाते समय चूड़ी, नाचते समय चूड़ी, हगते समय चूड़ी। ओ ज़्यादा बोल दिया था। ओ चूड़ी ले लो, चूड़ी चूड़ी चूड़ी, हर जगह चूड़ी, काली रंग बिरंगी चूड़ी, लाल पीली नीली चूड़ी, मोटी छोटी लंबी हर साइज की चूड़ी। तो ऐसी ऐसी चूड़ियाँ वहाँ पे मिलती है। ऑथर हमें कहती है कि वह अंधेरे में बैठ के चूड़ियाँ बनाते और अपनी आंखों को फोड़ लेते हैं। मतलब उनकी आंखें उन अंधेरों में खराब हो जाती है। वह छोटे छोटे ऑयल लैंप की लाइट से जो काफ़ी डिम होती है उनसे वह चूड़ियाँ बनाते हैं और अपना सारा बचपन अपने माता पिता के साथ बैठ करके वेल्डिंग करते हैं। पीसेस जो ग्लास के होते हैं उन्हें वेल्ड करते हैं और फिर सर्कल्स में जोड़ करके उनसे चूड़ियाँ बनाते हैं। यही कारण है कि वह सब अंधेरे में रहने की आदत हो गई उन सभी को, और बचपन से लेकर के बड़े बुढ़ापे तक वह यही काम करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं और अपनी आंखों को फोड़ लिया करते हैं। ऑथर हमें यह भी बताती है कि उसने एक यंग गर्ल को देखा जिसका नाम सविता होता है। वह काफ़ी तेजी से चूड़ियाँ बना रही होती है। वह काफ़ी तेजी और एक्यूरेटली चूड़िया को सोल्डिंग कर रही होती है, मानो कि वह प्रोफेशनल हो उसमें। वह एक बुढ़िया के बगल में बैठी हुई है। तो ऑथर सोचती है कि ये राजधानी एक्सप्रेस जैसी चूड़ियाँ क्यों बना रही है इतनी तेजी तेजी से, ये इतनी एक्सपीरियंस कैसे हो चुकी है। फिर ऑथर सोचती है उसके फ्यूचर के बारे में। क्या इसे इतना भी पता है कि चूड़ियाँ क्यों होती है। ये चूड़ियाँ एक वेडिंग मैरिज, एक बहू की सुहाग की निशानी होती है और इसको आगे जाके इसको भी ये चूड़ियाँ पहननी होगी जब वह किसी के घर की बहू बन चुकी होगी। और उसके जो बगल में बूढ़ी सी औरत बैठी होती है उसने भी अपनी आंखें को गंवा दिया है और वह औरत बोलती है आंख तो गंवा दी है, दिन भर पेट भर भोजन भी नहीं खाया है, एक समय का अच्छे से निवाला भी उसने नहीं खाया है। तभी उस बुढ़िया का पति बोलता है बैंगल्स मेकिंग के अलावा हम लोग से कुछ नहीं हो सकता है, हम लोग को बस चूड़ियाँ बनाने आती है और मैंने तो इतनी मुश्किल से एक टूटा फूटा घर भी बना लिया है। तभी ऑथर सोचती है इन्होंने एक घर भी बना लिया है, जो यहाँ के जितने भी लोग हैं ये सब फेल हो जाते हैं घर बनाने में, ये तो इन्होंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो ऑथर सोचती है सब चीज़ की वजह वजह है इनके माइंड की एबिलिटी ऑफ ड्रीम्स का छिन जाना। ये लोग सोच ही नहीं सकते ये लोग बड़ा कुछ कर सकते हैं। ये लोग सोचे कि मैं जिस चीज़ में पैदा हुआ वही चीज़ में रहूँगा और वही चीज़ काम करूँगा। तभी ऑथर बोलती है कि तुम लोग कॉपरेटिव्स क्यों नहीं बनाते हो, तुम खुद से बैंगल्स क्यों नहीं सेल, जितने भी बिचौलिया आदमी को क्यों बैंगल्स कम दामों में तुम लोग बेच देते हो। तो वह लोग कहते हैं कि बिचौली उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं और जब वह पुलिस से बोलने जाते हैं तो पुलिस भी उन्हें एक्सप्लॉइट करती है। तो भाई लोग इतना बड़ा चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते तो मेरा गला ही सूख गया है।
भाई जरा पानी देना। जाके खुद से ले ले। तो भाइयों सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो बाकी बातें पीने बाद We climb the greatest